संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जाने माने टीवी सीरियल की पटकथा लेखक, अभिनेत्री और निर्माता रेखा बब्बल से ममता सिंह की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है राइटर और प्रोड्यूसर रेखा बब्बल जी को। रेखा जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। कुछ सीरियल्स में आपने एक्टिंग भी की है जी जी, और कुछ टेलीफिल्म में भी काम किया है जी। तो उससे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, अपना अनुभव साझा कीजिए श्रोताओं के साथ। एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने किया है। हाँ, प्लेटफॉर्म एक टेलीफिल्म थी जिसमें मनोहर भाई बहुत बड़े एक्टर थे और उत्तरा बावकर ये लोग थे। अरविंद जी ने डायरेक्ट किया था, उसमें छोटा सा रोल किया था मैंने। एक सीरियल टेलीफिल्म थी तोहफा, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था मैंने। और कुछ सीरियल्स दर्द की दहरी, बुआ भतीजी, अपना अपना आसमान, अंधेरे उजाले, बोलो बसंतो, एक घर बनाऊंगा, सावधान इंडिया, ये सब तो किया। और मैंने प्रेगा न्यूज के लिए एड फिल्म में भी काम किया। जी। तो मुझे मजा आता है वैसे अभिनय करने में, लेकिन अब सीरियल नहीं कर सकती। सीरियल जो है ना, बहुत जो डेली सोप है वो अब नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है। फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, बाध्यताएं बहुत सारी है। आप 8 बजे घर से निकलिए और 11 बजे घर में घुसिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी मतलब ऐड कर सकती हूँ, मैं मतलब फिल्म कर सकती हूँ, वेब सीरीज कर सकती हूँ और करूंगी जब भी मौका मिलेगा। विज्ञापन फिल्मों में काम करना और एक्टिंग मतलब सीरियल में काम करना कितना अलग होता है? क्योंकि विज्ञापन फिल्मों में आप तो राइटर हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि विज्ञापन फिल्मों में जरा से समय में आपको अपना परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्टर वही अच्छा होता है ममता, जो मतलब डायलॉग तो कोई भी बोल लेगा, लेकिन जहाँ एक्सप्रेशन की बात होती है, अगर आपने वो एक्सप्रेस अच्छे से कर दिया, आपका रिएक्शन अच्छा आ गया, तो आप अच्छे एक्टर हैं। और जिसके पास 10 लाइनें हैं, वो 10 में से 8 लाइन में तो कहीं अपनी प्रतिभा दिखाई देगा, लेकिन जिसके पास 1 लाइन है, उसको उसी 1 लाइन में अपनी प्रतिभा दिखानी है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक्टिंग के समय शूटिंग होती होगी, शूटिंग से जुड़ा कोई वाकया आप शेयर करना चाहती हैं? उत्तरा बावकर का नाम लिया, उनके साथ भी काम किया है, तो कोई खास याद है? मैं आपको शूटिंग से जुड़ा हुआ एक और वाकया सुनाती हूँ। एक सीरियल किया था हमने, दर्द की दहरी, और दर्द की दहरी में मनोज वाजपेयी मेरे अपोजिट थे। अच्छा। मैं उनकी पत्नी बनी थी। क्या बात है। और मेरा बेटा जो है, अब वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वो तब 1.5-2 साल का था, तो वो मेरा बेटा बना था। और उस सीरियल में क्या था कि एक सीन ऐसा था जो थोड़ा सा मतलब ग्रामीण परिवेश में था कि उसकी माँ जो है अपने बेटा बहू को मिलने नहीं देती है, तो माँ दिन में कहीं चली जाती है, तो बेटा जो है वो छुप के खेत से आता है अपनी पत्नी से मिलने, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। तो उस सीन में ये था कि भाई थोड़ा सा इंटीमेट होना था हम दोनों को, और मैं उतनी प्रोफेशनल एक्टर नहीं थी। और मनोज से भी ऐसे मतलब इनके दोस्त हैं, मनोज अरविंद जी के दोस्त भी हैं, तो एकदम ना वो कंफर्टेबल हो रहे थे ना हम कंफर्टेबल हो रहे थे कि भाई अच्छा। तो अरविंद जी ने हमको डांट दिया। मुझे डांटा, वो तो मनोज जी तो है ही अच्छे एक्टर, कि भाई रेखा जी, आप अभी रेखा नहीं है, सुनैना है। तो वो सुनैना हमेशा याद रहती है कि जब आप जैसे पर्दे पर जाओ तो आप किरदार बन जाओ। वो ओशो की वो लाइन है ना कि भाई अभिनय करो जीवन की तरह और जीवन जियो अभिनय की तरह। सही बात है। धारावाहिकों और फिल्मों की दुनिया एक आम दुनिया से अलग किस्म की दुनिया होती है, और जब एक महिला इस दुनिया में प्रवेश करती है, हालांकि प्राचीन काल से महिलाओं का अच्छा खासा प्रवेश रहा है फिल्मी दुनिया में, चाहे वो गायक गायिकाएं हों, चाहे संगीतकार हों। सरस्वती देवी उस जमाने में संगीतकार बनी, तो आप
आपके लिए इस दुनिया में प्रवेश करना कितना मुश्किल रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, किस तरह के संघर्ष, चैलेंजेस? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि एक महिला है तो उसको तुरंत कमा का जाता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए ये इसलिए भी आसान रहा कि मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जो वो होता है ना, पाने की होड़ होती है जी, कि भाई मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो कभी रहा ही नहीं मुझ में। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी जिंदगी से। जी। तो जो मिलता है ना मुझे और जो मैं करती हूँ वो मेरे लिए पुरस्कार जैसा होता है, तोहफे जैसा होता है। जी। और दूसरी बात कि मैं अरविंद जी के साथ आई तो जो लोग अकेले आते होंगे या बिना किसी उसके आते होंगे, उनके लिए जरूर संघर्ष और चुनौतियां रहती होंगी। लेकिन मैं जब आई तो मेरा हस्बैंड डायरेक्टर था इंडस्ट्री में, तो एज एन एक्टर भी मुझे वो एक रहता था कि अरविंद जी की वाइफ हैं। मतलब मुझे इतनी इज्जत, इतनी वो मिलती थी। काम आपको नहीं मिलेगा कि आप किसकी क्या हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कुछ हो, अगर पहला काम आपको कोई दिला देगा या किसी के कहने पे आपको मिल जाएगा, लेकिन दूसरा काम आपको कोई नहीं देगा जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना? तो काम आपको अपने काम की वजह से ही मिलेगा, चाहे वो अभिनय का हो, चाहे वो राइटिंग का हो। तो ये तो इंडस्ट्री ऐसी है। लेकिन ये शुक्र है भगवान का कि लेखन में मैंने एक सीरियल लिखा, फिर मुझे कहीं, मतलब लोगों ने आज तक मुझे खुद ही बुलाते हैं। मैंने कभी कहीं जाके नहीं कहा कि मुझे मांगने की जरूरत। लेकिन मेहनत मैंने बहुत की और मुझे उसका भी फायदा मिला कि मैं बिहार के छोटे से गांव से आती हूँ, तो मुझे ग्रामीण जीवन पूरा पता है। फिर मैं मुजफ्फरपुर आती हूँ, फिर मैं पटना आती हूँ, फिर मैं दिल्ली आती हूँ, फिर मैं मुंबई आती हूँ। तो लेखन में ये यात्रा इतना काम आती है कि चूल्हे में फूंक भी मारना है तो मुझे पता है, सिलवट्टे पे मसाला पीसना है तो मुझे पता है, चक्की चलानी है तो मुझे पता है। बिल्कुल। और यहाँ कॉलेज में लड़के लड़की कैसे बात करते हैं वो अपने बच्चों से पता है। बिल्कुल। तो ये लेखन में बहुत काम आता है और एक रहता है अंदर कुछ जो निकल के आता है, और एक काम की ईमानदारी, काम में अपने आप को झोंक देना मैंने अरविंद जी से सीखा। क्या बात है। वो आज भी रोज 3 बजे सुबह सोते हैं ममता। वो हर काम ऐसे करते हैं जैसे पहली बार कर रहे हो। और वो इसलिए कामयाब भी हैं। इसलिए कामयाब हैं और मतलब उनके काम की कद्र होती है। तो वो मैंने उनसे सीखा। तो हमने भी झोंक दिया अपने आप को, जो भी काम है। तो उस तरह से चुनौतियों को झेलने का वो हमको, मतलब मुझे नहीं वो करना पड़ा। जी। और एक अपनी आपने अपनी कामयाबी अपने टैलेंट पर पाई, ये तो जाहिर सी बात है। अरविंद जी का जिक्र बहुत बार आया बातचीत के दौरान। वो तो आएगा। और आपके चेहरे से वो नूर भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद जी के लिए। बताइए, मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? अरे कौन से तार छेड़ दिया आपने। बड़ा सुरीला तार होता है मोहब्बत का तार। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मोहब्बत के तार की बात आपने की तो मैं आपको बता दूं, जब मैं अरविंद जी से पहली बार मिली, एक्चुअली अशोक चक्रधर जी जो हैं कवि, वो अरविंद जी के बड़े भाई हैं। तो मैं उनके अंडर पीएचडी कर रही थी, मैं उनकी स्टूडेंट थी। और वो मेरा जो सब्जेक्ट था वो यही जो उपन्यासों पे धारावाहिक बने हैं उससे रिलेटेड कुछ मास मीडिया से जुड़ा हुआ। हाँ। तो वो कोई सीरियल बना रहे थे अशोक जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें अभिनय करोगी? तो मैं पहली बार तो चौंकी, मैंने कहा मैं, तो बोले नहीं कर लोगी, करो। और उससे अरविंद जी जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था तब तक, क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन चल रहा था उसका। उसके बाद कुछ दिनों बाद अशोक जी ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, मेरे घर में ये है वो है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से हो जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। जी। और अशोक जी मेरे फादर के कलीग भी रह चुके हैं। सत्यवती कॉलेज है दिल्ली में, वहां अशोक जी हिंदी पढ़ाते थे और मेरे फादर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो उस तरह से वो जानते थे पिताजी को। तो मैंने कहा आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन भाई अगले की भी तो कोई मर्जी होगी ना। बिल्कुल। खैर हम मिले, और मैं बताऊं बहुत राज की बात कि अरविंद जी का ताजा ताजा दिल टूटा था। ओहो। बहुत गहरी मोहब्बत से चोट खाई थी उन्होंने।
हाँ। तो वो वैसे वाले गाने गाते थे कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम टाइप। वाह वाह, क्या तो बहुत ही ऐसे रहते थे कि कोई लड़की पहली बार देखेगी तो लुक्स ही देखेगी ना, लेकिन वो मतलब 4 दिन दाढ़ी नहीं बनाना, ऐसे हवाई चप्पल में कहीं भी चले जाना, देवदास के किरदार हाँ में। वैसा टाइप थे। उस वजह से नहीं थे, हाँ। लेकिन उनको परवाह नहीं थी कि मैं मतलब कैसा लग रहा हूँ और कैसा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन वो इतने केयरिंग थे और बहुत अक्खड़ता से पूछते थे, लेकिन वो केयर दिखती थी। वो कशिश एक सीरियल आता था, आपको याद होगा, सुदेश बैरी वाला, जिसमें सुदेश बैरी डायरेक्टर थे और मालविका तिवारी दूरदर्शन, हाँ दूरदर्शन पे। तो वैसा ही कुछ था हमारा। खाना खाया तूने, मतलब उनको चिंता रहती थी कि इसने खाया कि नहीं। हाँ। शाम को अगर जाना है, मुझे घर जाना है, कैसे जाएगी? हाँ। और मोटरसाइकिल थी उनके पास, हाँ। चल मैं बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। हाँ। तो वो केयर दिखती थी उस आदमी में, खड़ूस अंदाज में, लेकिन केयर। तो वो मैंने पहचाना और मुझे मतलब अच्छा लगा वो, और प्रस्ताव आ चुका था अशोक जी की तरफ से, और ये इतने वो हो चुके थे कि इन्होंने कहा कि आप देख लो, मम्मी अगर हाँ कर देंगी तो मैं कर लूंगा। अब मोहब्बत में यकीन रहा नहीं था उनका, तो बोले मम्मी हाँ कर देंगी तो मैं कर लूंगा। उसके बाद हमारी शादी हुई और मुझे लगा कि ये ऐसा अक्खड़ टाइप का आदमी, ऐसा जिसको अपने बारे में वही नहीं है, ऐसे ही रहता है, ये तो मतलब सज धज के मैं रहूंगी तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद मैं गंदा बन के जाती थी मिलने इनसे। अच्छा। गंदे कपड़े पहन के, जान मान के कि कहेंगे ज्यादा ही सज के आई है या कुछ ऐसे। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी मतलब कभी तारीफ भी करेगा या मतलब उस तरह का प्रेम करेगा। लेकिन ममता, शादी के बाद पहली सुबह थी और इन्होंने मतलब ऐसे, मैंने सर पे पल्लू रखा हुआ था और सिंदूर मैं यहाँ तक लगाती थी, आगे तक, और उन्होंने कहा कि भाई सिंदूर और बिंदी बहुत अच्छी लगती है आप पे। तो पहला मतलब वो अच्छा, ये आदमी ऐसी बातें भी कर सकते हैं। और उसके बाद टच वुड, मतलब यही वो बंदा था जो मुझे मिलना चाहिए था। और आज तक ये सारे जन्मों का आज तक मतलब टच वुड। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। वो तो उनकी ओर से मिलता है, आपकी ओर से कभी ऐसा कि कभी कोई झगड़े की नौबत, तकरार की नौबत नहीं आती? नहीं, आप उनसे बात करेंगे ना, आप पूछिएगा, वो यही कहते हैं कि रेखा जी ने कभी मतलब लड़ी ही नहीं मुझसे। अच्छा। आप सुन रहे थे टीवी सीरियल्स की पटकथा लेखक, अभिनेत्री और निर्माता रेखा बब्बल से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए